ये कहानियां रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां होती हैं और मैं चाहूंगी कि जिन जिन ने जिस तरीके से अपनी भूमिका, अपने किरदार को निभाया है, सबसे पहले चारों की कहानी हम आपसे सुनते हैं। सबसे पहले कर्नल लांबा, आपसे ऑपरेशन सिंदूर के समय आपकी वो कौन सी भूमिका थी जिसके कारण, और वीर चक्र भी मैं आपको बता दूं कि युद्धकाल में दिया जाने वाला पदक है। परमवीर चक्र आप सब समझते हैं, फिर महावीर चक्र, फिर वीर चक्र। वैसे तो 4 दिन में अगर समाप्त नहीं होता ये अभियान तो शायद अंजाम आप सब जानते हैं क्या होता दुश्मन का, लेकिन सबसे पहले सर आपका किरदार। सबसे पहले आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं इस मंच के द्वारा जो मुझे अवार्ड दिया गया है उसे डेडिकेट करना चाहूँगा भारतीय सेना के सभी जवानों को और अपनी यूनिट के भी सभी जवानों को और जूनियर लीडर्स को, जिन्होंने बेहद साहस के साथ, बेहद डिसिप्लिन के साथ और बेहद परिश्रम के साथ ऑपरेशन सिंदूर में ऑपरेट किया और उसी की वजह से आज मैं इस मंच पर बैठा हूँ। मेरी भूमिका अपनी रेजिमेंट में कमान अधिकारी की थी। एक कमान अधिकारी होने के नाते बुनियादी प्लानिंग अपनी यूनिट को मोबिलाइज करके एक टुकड़ी को ऑपरेशन के इलाके में लेकर जाना, सरप्राइज को लगातार बरकरार रखते हुए ताकि दुश्मन को इस मूवमेंट की खबर ना लगे। उसके बाद जहां पर अपनी यूनिट को डिप्लॉय करना है, किस प्रकार से उस डिप्लॉयमेंट को चुनना है, तो उसके चयन को करने में मेरी भूमिका थी। उसके बाद विभिन्न सैटेलाइट इमेजरी को एनालिसिस करके, टारगेट्स को जांच के, उनके एनालिसिस में मदद करके वो टेक्निकल तैयारी करना जिससे हम सटीक तरीके से दुश्मन के उन टारगेट्स को बर्बाद कर सकें। इस सब के साथ अपने जवानों को निरंतर ट्रेन रखना, मोटिवेटेड रखना और साहसी बना के रखना, यह भी एक भूमिका का हिस्सा होता है। और अंत में अपने सभी जवानों को और अपने क्रिटिकल इक्विपमेंट को किसी प्रकार की हानि से बचाने की गतिविधि को लगातार जारी रखना, यह मेरी भूमिका का हिस्सा था। सतीश साहब, ये बताइए कि हम सब तो जो देख रहे थे, जिस तरीके से वो पूरा ऑपरेशन चल रहा था, उसमें देखिए एक तो वायुसेना की भूमिका, जो हमारी मिसाइलें किस तरीके से दागी गई, किस तरीके से हमारे उपकरणों ने सुरक्षा की, वो एक तरफ है। लेकिन जब आप तैनात उस क्षेत्र में रहते हैं जहां पर दुश्मन आपके भी ठिकानों पर ड्रोन्स से हमला करने की कोशिश कर रहा है, तोप के गोले दाग रहा है वहां पर, तो वहां पर चुनौतियां दोहरी हो जाती हैं। सतीश साहब, आपकी भूमिका क्या रही? जी, ऑपरेशन सिंदूर में मेरी भूमिका मोटर पोजीशन कंट्रोलर की थी। मेरा टास्क था पूरी फायर यूनिट के फायर को कंट्रोल करना और सीओ साहब के दिए हुए टारगेट को मेरी टीम द्वारा एंगेज किया गया। जो अगर मैं डिटेल में बताऊं तो 10 मई 2025 सुबह तकरीबन 6 बजे दुश्मन की तरफ मोटर पोजीशन से हमारी मोटर पोजीशन के ऊपर फायर आया। हमें सीओ साहब ने आदेश दिया कि आप फायर शुरू करो, तो हमने फायर शुरू किया। कुछ देर तक फायर चला, दोनों तरफ से फायरिंग चल रही थी। तो कुछ देर बाद हमारी पोस्ट के जो संतरी खड़े थे, उन्होंने देखा कि हमारी पोस्ट के तकरीबन 150 मीटर ऊपर एक ड्रोन है। तो उसके ऊपर हमने सिग राइफल के 5 राउंड फायर किए। ड्रोन वापिस दुश्मन की तरफ वापिस चला गया। कुछ देर के लिए फायर रुक गया। हमें सीओ साहब से आदेश मिला कि आप ऐसा करो कि आप अल्टरनेटिव पोजीशन में जाओ और उधर से फायर शुरू करो। तो हम अल्टरनेटिव पोजीशन में गए और उधर से हमने फायर शुरू किया। जैसे ही हमने फायर शुरू किया तो कुछ देर बाद दुश्मन की 2 मोटर पोजीशन से हमारे ऊपर फायर आना शुरू हो गया। तो सीओ साहब से बात होती रहती, बीच में बात करते रहते सीओ साहब। तो सीओ साहब ने मेरे से सलाह मशवरा की कि आप एक समय में दोनों टारगेट को एंगेज कर सकते हैं। मैंने कहा जी साहब मैं कर सकता हूँ। तो फिर मेरे पास 4 ट्यूब थी, तो मैंने
बाएं की 2 ट्यूब को बाएं वाले टारगेट के ऊपर और दाहिने वाली 2 ट्यूब को दाहिने वाले टारगेट पर दोनों का डाटा प्लॉट करके अलग अलग डाटा पास करके एक समय में दोनों टारगेट को एंगेज करवाया। मतलब देखिए, कई सारी चीज़ें होती हैं जो ऑपरेशनल डिटेल्स होती हैं, और युद्ध लड़ते हुए भी ये जो हमारे मजबूत कंधे और चौड़ी छातियां हैं, ये केवल देश की सुरक्षा को नहीं बल्कि देश की इंफॉर्मेशन को भी गार्ड करती हैं। इसलिए सतीश साहब यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन यकीन मानिए बहुत ज़्यादा क्षति इनकी तरफ से दुश्मन को पहुंचाया गया था। करीब 4 पोस्ट सर, है ना? अच्छा, ठीक है। मेजर युद्धवीर, शौर्य चक्र आपको मिला है ऑपरेशन के लिए, जिसके बारे में हम जानना चाहेंगे। शौर्य चक्र भी समझिए, शांति काल में जो बहादुरी दिखाई जाती है उसमें सर्वोच्च होता है आपका अशोक चक्र, फिर कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र, जिससे मेजर युद्धवीर को नवाजा गया है। सर बताएं, क्या आपका ऑपरेशन था? मैम, ये ऑपरेशन अप्रैल 2022 का था। तो जब एक खबर आई थी तो उस टाइम हम ऑलरेडी एक सर्च ऑपरेशन, एक पर्टिकुलर जगह पे सर्च ऑपरेशन में थे। तो ड्यूरिंग दैट सर्च हमें मेरे कमांडिंग ऑफिसर ने मेरे को फ़ोन किया कि एक और बहुत एक क्रिटिकल खबर आई है, कहीं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ए टू पॉइंट बी एक टेररिस्ट का एक दस्ता है जो कहीं मूव करने वाला है। तो तुरंत हमने कुछ टीम बनाई, छोटे दस्तों की स्मॉल टीम बनाई। और अब क्योंकि वो एक पहाड़ी इलाका था तो जनरली हमें आइडिया था कि अगर वो गाड़ी से मूव करेंगे तो कौन से रास्ते ऐसे रास्ते हैं या जंक्शन पॉइंट्स हैं जहाँ से वो निकल सकते हैं। अकॉर्डिंगली हमने कुछ सर्विलेंस पॉइंट्स बिठाए, जो इसी दौरान एक पर्टिकुलर सर्विलेंस पॉइंट ने उस पर्टिकुलर गाड़ी को आइडेंटिफाई किया, जो गाड़ी जिसका हमें बताया गया था कि ये गाड़ी हो सकती है, दिस इज द सस्पेक्टेड व्हीकल जिसमें वो ट्रैवल कर सकते हैं। फाइनली जब वो पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन हुआ गाड़ी का, उसी जो हमारा अगला प्लान था कि एक गाड़ी हमारी इस पर्टिकुलर सस्पेक्टेड व्हीकल के आगे चलेगी और एक गाड़ी इसके पीछे ट्रेल करते रहेगी कि इन केस अगर वो पहले कहीं मुड़ जाते हैं तो अकॉर्डिंगली फिर वापस पीछा करेंगे। द डिफ़िकल्ट बात इस ऑपरेशन की ये थी कि क्योंकि हमें जहाँ से बेसिकली गाड़ी ने मूव करना शुरू किया था और ये जिस लोकेशन पे जा रही थी उस पूरे रास्ते में सीरीज ऑफ विलेजेस थे एंड बिल्टअप एरिया था, मार्केट एरिया था। एंड हमें ऐसे इलाके में ऑब्वियसली एक कॉन्टैक्ट अवॉइड करना था बिकॉज उससे कोलैटरल डैमेज, सिविलियन कैजुअलिटी के चांस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं। फाइनली जो एक पर्टिकुलर टाउन था, उस टाउन से जस्ट पहले, क्योंकि हम मैप भी देखते हुए चल रहे थे, एक पॉइंट मिला, आइसोलेटेड एरिया था जहां हमें लगा कि ये एक जगह है जहां हम इनको रोक के इनको चैलेंज करके आगे का एक्शन कर सकते हैं। फाइनली जब हमने वो जगह मिली, हमने अपनी गाड़ी रोकी, गाड़ी को इस तरीके से लगाया कि रोड ब्लॉक हो जाए। सस्पेक्टेड व्हीकल जैसी आई हमने उनको रोकने की कोशिश की एंड दे ओपन फायर। गाड़ी के अंदर से पहला बर्स्ट ऑफ फायर आया और फायरिंग शुरू हुई। तो जो इनिशियल एक्सचेंज ऑफ फायर था उसमें अब कुल 2 टेररिस्ट थे, तो एक टेररिस्ट तो उस गाड़ी के अंदर ही खत्म हो गया था। बट जब गाड़ी, अब जो पहला टेररिस्ट जो मरा, ही वॉज दी ओनली वन, गाड़ी वही चला रहा था। तो जब वो खत्म हुआ, गाड़ी थोड़ा आगे जाके रुकी, 15-20 मीटर आगे जाके रुकी। फिर जो दूसरा टेरेस था वो उसने जंप किया और साइड में एक छोटा सा मकान था, उसके दीवार फांद के उसके अंदर चला गया। इतने में जो सेकंड टीम भी जो पीछे से आ रही थी, ये टीम प्लस हमारी टीम ने छोटा सा कॉर्डन लिया एंड ये कॉर्डन बहुत ही स्विफ्टली लिया गया क्योंकि हमें पता था अगर ये टेररिस्ट कहीं ऐसे आगे और ये आगे गांव की तरफ बढ़ जाता है तो ही विल मेल्ट इनटू द क्राउड और ये सिविलियंस के अंदर मिल जाएगा, घुल जाएगा। वो शायद ह्यूमन शील्ड की तरह भी उनको यूज़ करने की कोशिश करे, तो वो एक बहुत क्रिटिकल टाइम था। बट टीम्स का एक्शन बहुत ही तुरंत था। फिर फाइनली 15-20 मिनट बाद जब उसको पता था कि वो अब घिर चुका है, ही मेड एन अटेम्प्ट, वो उसने भागने की कोशिश करी, तो दैट इज़ व्हेन ही वाज, टीम ने फिर उसको वहीं ख़त्म किया। एंड बाद में हमें बताया गया दैट जो टेररिस्ट फाइनली था, ही वाज वो बाहर का था एंड वो पिछले कई सालों से कश्मीर वैली में ऑपरेट कर रहा था और वो काफ़ी सिविलियन एंड सिक्योरिटी फोर्सेस के अगेंस्ट इंसिडेंट्स काफ़ी इसमें इन्वॉल्व था। वो एक एक पल में मतलब पूरा फैसला लेना पड़ता है। अमित साहब, आपका ऑपरेशन क्या था? जय हिंद सभी को। ये ऑपरेशन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि इस ऑपरेशन में एक बड़ा ग्रुप फंसने वाला था। ये ऑपरेशन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा के एक छोटा गांव नारिया में हुआ था। ये 2022 29 जनवरी को ऑपरेशन लॉन्च किया गया। तकरीबन 2 बजे हमारे को एक स्पेसिफिक इंट आई सीओ साहब के द्वारा कंपनी कमांडर के पास। मैं क्यूआरटी एनसीओ था। कंपनी कमांडर मेरे को बुलाया कि ऐसे ऐसे खबर है, तो हमने उसको एनालाइज़ किया। खबर ठीक ठाक थी, बढ़िया खबर थी। तो हमने अपनी जल्दी से जो
क्विक रिएक्शन टीम होती है हमारी, 2 टीम थी, टीम ए और टीम बी, उनको हमने तैयार किया और हम तेज़ी से वहाँ से निकल गए। तो हमने सरप्राइज को मद्देनज़र रखते हुए हम 2 रास्तों से निकले, एक टीम एक रास्ते से, दूसरी टीम दूसरे रास्ते से। गांव के अंदर गए, गांव के अंदर जाते ही हमने 10 से 12 घर कॉर्डन में ले लिए। कॉर्डन का मतलब घेराव है, जो हम उनको घेर लेते हैं, तो हमने घेरा कर लिया उनका 10-12 घर का। उसके बाद हमने सर्च के लिए 2 पार्टी बना ली, एक पार्टी इधर से और एक पार्टी दूसरी साइड से। उसके बाद जब 2-3 घर सर्च हो चुके थे, हम चौथे घर में थे, तो गेट के बाहर थे, हमने आवाज़ लगाई, लेकिन उधर से मिलिटेंटों का फायर आ गया, बर्स्ट फायर आया। तकरीबन 15 से 20 राउंड फायर आए। तो लोहे का गेट था, शील्ड हमारे पास थी, टैक्टिकल शील्ड, तो किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। हम पीछे हट गए। पीछे हटने के बाद हमारे पास पुलिस का रैप भी होता है, पुलिस का रैप था। पुलिस के रैप से हमने की मदद से गांव का जो मुकदम है उसको बुलाया। मुकदम बुलाने के बाद घर वालों को हमने सेफली पहले बाहर निकाल लिया। घर वालों को जैसे बाहर निकालना तो हमने उनसे पूछताछ की, भाई क्या है अंदर, कितने बंदे हैं? तो कह रहे कि 4 बंदे हैं सर। हमने पूछा क्या हुलिया है? तो हुलिया उन्होंने बताया कि ऐसे दाढ़ी है, लंबा है, ये है वो। हमने थोड़ा आइडेंटिफाई किया। फिर हमने वेपन पूछा कि हथियार क्या है उनके पास, तो उनको सिविलियन को तो पता नहीं होता। अब वो बोले कि जैसा आप ले रहे हो ऐसा ही हथियार है। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि AK-47 उनके पास है और काफ़ी सामान है। उसके बाद हमने एक मौका और दिया उनको कि तुम फंस गए हो, जान बचा लो अपनी और तुम बाहर आ जाओ। लेकिन जैसे ही हमने अनाउंसमेंट किया तो उन्होंने एक बर्स्ट फायर और कर दिया। तो हमने अंदाज़ा लगा लिया कि ये बाहर आने वाले नहीं है, अब इनकी कार्रवाई दूसरी होगी। उसके बाद फायर फाइट शुरू होगी। फायर फाइट शुरू होने के बाद फायर अंदर से भी आता रहा, बाहर से भी आता रहा। हमने कॉर्नर को और इंटैक्ट कर लिया। लास्ट लाइट होगी। लास्ट लाइट होने के बाद अब हमें कोलेटरल डैमेज का भी है, सिविलियन का घर भी बचाना है और नुकसान सिविलियन को ना हो जाए वो भी बचाना है। उसके बाद फायर फाइट चलती रही। तकरीबन ड्रोन से हमने चारों तरफ के एरिया को हम आइडेंटिफाई करते रहे। तकरीबन 2 बजे अब मिलिटेंटों को भी लगता है कि फ़ौज सुबह के टाइम थोड़ी ढीली हो जाएगी और हमें उनका लगता है कि वो किस टाइम क्या कार्रवाई करेंगे, तो एक दूसरे का लगभग पता होता है हमें। अब उन्हें सोचा कि 2, 2:30-3 बजे फ़ौज थोड़ी ढीली हो जाएगी तो हम अब भागने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ थोड़ा 2-4-10 सेब के पेड़ थे, पीछे नाला था, तो वो 2 बजे उन्होंने भारी मात्रा में फायर किया और वो भागने की कोशिश किया उन्होंने। लेकिन कॉर्डन हमारा इतना मजबूत था, 2-3 मिनट तक लगातार फायर चला, दबा के फायर चला। 2 मिनट बाद फायर रुका। तो ड्रोन से और जैसे बंदों पर रेडियो सेट होता है, तो सीओ साहब ने सबसे रिपोर्ट लिया तो पता लगा कंपाउंड में 2 टेररिस्ट पड़े हुए हैं। किसी से पूछा गया, किसी को चोट नहीं लगी अपने बंदे को, तो लेकिन 2 टेररिस्ट कंपाउंड में पड़े हुए थे। अब ड्रोन से हमने देखा कि 2 पड़े हुए हैं, लेकिन 2 अंदर है, बाहर अभी पता नहीं लगा कि 2 अंदर है बाहर। लेकिन हमने जब सबसे पूछा कि नहीं यहाँ से तो बंदे नहीं निकले, हमने कहा बंदे तो अंदर ही हैं, लेकिन वो मकान उन्होंने छोड़ दिया था। अब वहाँ पे क्लस्टर बना हुआ था, एक न्यू मकान था, न्यू कंस्ट्रक्शन मकान था, और उनका जो गाय गुए बंदी रहती है, गौ खाना था, फिर एक बाथरूम था। ऐसे करके एक टेररिस्ट अलग हो गया और एक टेररिस्ट अलग हो गया। तो उनका इरादा ये था कि अब ज़्यादा से ज़्यादा हम इनकी कैजुअलिटी कर दें, हमें तो जाना है। उसके बाद हमें फर्स्ट लाइट का इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि अंधेरा ज़्यादा था, बंदों को नुकसान हो सकता था। हमने निगरानी रखते हुए कोडकॉप्टर उड़ता रहा, हम कॉर्डन को इंटैक्ट करते रहे पूरी तरह। और फर्स्ट लाइट जैसे ही हमने 2 टीम फिर ऐसे ही बनाई और हमने स्वीप शुरू कर दिया। तो जब सर्च पार्टी एक इधर से आ गई 4 बंदों की, एक दूसरी साइड से टैक्टिकल साइड हमारे पास थी, तो जो एक NC मकान था उसमें मतलब वो ईंटों का बना हुआ था और उसमें कोई दरवाज़ा खिड़की या कोई रह नहीं रहा था, ऐसे खाली मकान था। अब उसमें फायर जैसे हम उसके अंदर घुसने लगे तो वो किचन के अंदर एक स्टोर था, उसमें बैठा हुआ था एक टेररिस्ट। अब टैक्टिकल शील्ड लेकर हम गए तो उसने हमारे घुसने से पहले ग्रेनेड फेंक दिया। अब टैक्टिकल शील्ड आगे थी तो वो जो स्प्लेंडर उसके बने तो टैक्टिकल शील्ड पे लगे, किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। फिर जो मेरा बड्डी था और पीछे मेरे कंपनी कमांडर थे, उन्होंने फायर किया, हमने फायर किया तो वो टेररिस्ट उधर ही एलिमेंट हो गया, उसको उधर ही मार गिराया। अब उसने जैसे ही जोर से वो चिल्लाया, अब लगती है तो चिल्लाता है, वो जोर से चिल्लाया तो दूसरा टेररिस्ट भी घबरा गया। उसने वो जो बाथरूम के पीछे बैठा उसने भी फायर खोल दिया। जो दूसरी टीम थी उसने उसको उनके भाइयों के साथ ही भेज दिया। मतलब चारों न्यूट्रलाइज हो गए, चारों टेररिस्ट न्यूट्रलाइज हो गए। और एक चीज़ जो बड़ी अहम आपको किसी भी सैनिक से बात करते हुए जो आप सबकी बातें सुन रहे हैं उसमें ये कि सिविलियन को बचाना है, यानी एक हाथ से बचा रहे हैं, एक हाथ से दुश्मन को ख़त्म कर रहे हैं। सर, ऑपरेशन सिंदूर पर आते हुए कर्नल लांबा, ये जब लोग इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन्स को टीवी पर देख रहे थे, वो तो अपनी स्क्रीन पर देख रहे थे या मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे थे, आप लोग सामने देख रहे थे, क्या अप्रोच था?
जैसा कि आपने ही कहा कि ड्रोन वॉरफेयर अभी बहुत तेज़ी से डेवलप हुआ है और कई सारे मुल्क इसे यूज़ कर रहे हैं अपनी वॉरफेयर में। इंडिया भी यूज़ कर रहा है और हमारे दुश्मन देश भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमें इसको देखने का काफ़ी मौका मिला। काफ़ी समय पे ऐसे मौके थे जब हमारे इलाकों के आसपास दुश्मन के ड्रोन्स भारी मात्रा में दिखाई दे रहे थे, बट ट्रेनिंग के हिसाब से हम इसके लिए प्रिपेयर्ड थे। हमने एंटीसिपेट कर रखा था कि किसी भी इस तरह की ऑपरेशन में ड्रोन का खतरा लगातार बना रहेगा। तो उस एंटीसिपेशन में हमारी बेसिक बुनियादी जो ड्रिल्स हैं उनमें अपने आप को छुपा कर रखना, कंसील करके रखना, वेजिटेशन का इस्तेमाल करना, ताकि कोई भी ड्रोन अगर मुझे ऊपर से देखने की कोशिश कर रहा है तो मैं अपने टेरेन के साथ मर्ज हो जाऊं, मैं दिखूं नहीं। तो ये एक बुनियादी सिखलाई हमारी ट्रेनिंग में शामिल हो चुकी है। इसके अलावा जब कोई भी ड्रोन या स्वॉर्म ड्रोन, जो ढेर सारे ड्रोन के एक जमावड़े को कहते हैं, अगर वो दिखाई देता है तो हमने ऐसी सिचुएशन कई बार देखी ऑप सिंदूर में, और उस समय अपनी गैर ज़रूरी गतिविधियों को रोककर अपने आप को और भी अच्छे से कंसील करके पैसिव मेजर्स को लिया ताकि हम ड्रोन की डिटेक्शन में ना आए। साथ ही साथ इन ड्रोन्स की मूवमेंट, कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, किस प्रकार के ड्रोन दिख रहे हैं, इसकी अपनी हायर हेडक्वार्टर को रिपोर्ट दी जाती है, क्योंकि जो हमारी एडी डिप्लॉयड है वो एक्टिव मेजर्स लेती है इनको बर्बाद करने में। और आपने देखा ही है कि ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन की जो ड्रोन एक्टिविटी थी उसका बहुत मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना ने दिया। सब क्या अप्रोच रहा, क्योंकि उस समय जब देख रहे थे तो मतलब तैयारी एक तरफ होती है, लेकिन पहली बार इस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ रहा था। ट्रेनिंग ने कैसे मदद की? ये हमारे लिए एक नई चुनौती थी, लेकिन हमारी बटालियन एलसी में डिप्लॉय थी, तो हमने दुश्मन के टारगेटों को पहले से रजिस्टर करके रखा है। एलसी में कभी भी फायरिंग हो सकती है, तो एमएफसी के द्वारा हमें डेली टेलीवेटल ड्रिल की रिहर्सल करवाई जाती थी। दुश्मन के टारगेट के ऊपर हम डेली टेलीवेटल ड्रिल की रिहर्सल करते थे, जिसे हमें रिएक्शन करने में कम समय लगा। जवानों में टीम स्पिरिट की भावना थी और डेली मोटर ड्रिल करते थे, और जवानों का आपसी कोऑर्डिनेशन जो था वो अच्छा था, जिसे हम ऑपरेशन को सफल बनाने में कामयाब रहे। बस लीडरशिप की कितनी बड़ी भूमिका होती है ऐसे हाई इंटेंसिटी जब ऑपरेशंस होते हैं? लीडरशिप की मिलिट्री के किसी भी ऑपरेशन में एक बेहद अहम भूमिका है। और हमारी बुनियादी ट्रेनिंग की अगर मैं बात करूं तो लीडरशिप की ट्रेनिंग एक जवान से स्टार्ट होकर के सीनियर ऑफिसर तक जाती है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि हर एक सोल्जर अपने आप में अपने एक दायरे में एक लीडर है, चाहे उसका कोई भी रैंक हो, चाहे उसका कोई भी ओहदा हो, वो किसी ना किसी लेवल पे लीडरशिप को एक्सरसाइज कर रहा है। इसको दो प्रकार से देख सकते हैं। जो सीनियर लीडरशिप है वो प्लानिंग करती है, वो अपने अनुभव, अपने युद्ध कौशल का प्रयोग करके एक प्लान बनाती है, उस प्लान को सही दिशा देना, सही समय से सही डिसीजन नीचे तक पहुंचाना, इन कार्रवाइयों को अंजाम देती है। इसी के साथ साथ जूनियर लीडर्स जो कि यंग ऑफिसर्स, जेसीओज, एनसीओज हैं, अपनी अपनी छोटी टुकड़ियों के साथ वो अपनी जूनियर लीडरशिप को एक्सरसाइज करते हैं। तो सीनियर के द्वारा दिए गए प्लान को, उसके ऑपरेशनल आइडिया को, उसको समझ करके सही तरीके से इम्प्लीमेंट करना, और किसी ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे उस तक आदेश या डिसीजन नहीं पहुँच पाए हैं तो केपेबल होना, अपने दायरे के अंदर रहते हुए डिसीजन मेकिंग करना। तो लीडरशिप इज़ द कोर प्रिंसिपल जिसके साथ हम चलते हैं। सतीश साहब, जिस तरीके से हमने पाकिस्तानी पोस्ट्स को तबाह किया था, दुश्मन की पोस्ट्स को तबाह किया था, वो तो धीरे धीरे और भी आने वाले दिनों में धीरे धीरे और साफ होता गया कि कितना नुकसान हमने पहुंचाया। सैनिकों ने कैसा जज्बा दिखाया था उस समय? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवानों में जो जज्बा था वो काबिल तारीफ था। जवानों ने एलसी के ऊपर दुश्मन की सेलिंग और ड्रोन अटैक के दौरान भी जवानों ने अपनी जान की परवाह किए बिना दुश्मन के गन पोजीशन, अम्युनिशन पॉइंट, ड्रोन और कैमरा को बर्बाद किया है।
मेजर युद्धवीर, इसकी शुरुआत जहाँ से हुई थी, पहलगाम पर में जब आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद एक सामान्य लोगों के मन में बड़ा सवाल उठा कि इतने दिनों तक कोशिशें चल रही हैं, लेकिन वो आतंकी, उनको मार गिराना, उनको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। आप क्या, क्योंकि उन सारे एरियाज़ में आप लोग सब ऑपरेट करते हैं, क्या आप उस टेरेन के बारे में मेजर युद्धवीर कुछ बताएंगे? क्यों इतना मुश्किल, क्यों वो चुनौतियाँ होती? मैम, मतलब बहुत ज़रूरी है समझना कि शायद अगर मैं भी क्योंकि जिस इलाके में मैं भी पोस्टेड था वहाँ भी टेरेन सिमिलर था, तो शायद मैंने भी अगर वो इलाका नहीं देखा होता तो मैं भी नहीं समझ पाता कि क्यों इतना मुश्किल है, क्यों ये जो लोगों के मन में सवाल आए थे कि इतना टाइम क्यों लग रहा है, इतने दिन हो गए, इतने दिन बीत गए, अभी तक वो टेरेस पकड़ में नहीं आ रहे। अब मैम, वो टेरेन ऐसा है कि जहाँ विजिबिलिटी, अगर मैं चढ़ा के भी ना बोलूँ तो मुश्किल से 10 से 10 to 40 मीटर्स के बीच में। ऐसा कई बार हुआ है जब हम भी अंदर घुसते थे जंगलों में, पहाड़ों में, मैं अपने बगल वाले बंदे मेरे को एक टाइम के बाद दिखना बंद हो जाते थे, इतने डेंस थे। एक हाथ में हथियार होता था, दूसरे हाथ से हम झाड़ियों को साइड में कर होते थे। दिस इज दी मतलब इतना डिफिकल्ट है इस एरिया में ऑपरेट करना। प्लस हम जो अब सब बोलते हैं कि ड्रोन्स, तो ड्रोन्स भी एक पर्टिकुलर पॉइंट था कि आपको सक्सेस या आपको हेल्प कर सकते हैं। अब वो इतनी डेंसिटी, इतनी ट्रीज की, झाड़ियों की, कि आपको एक टाइम के बाद तो कुछ आपने अपने खुद के बंदे भी दिखने बंद हो जाते हैं। इवन विद ड्रोन्स आप सैटेलाइट इमेजरी यूज़ कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। प्लस मैम, इवन दी जो इलाका में भी जहाँ पर ये हुआ गया है, अब वहाँ से फौज भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे थी। रिएक्शन टाइम इट टेक्स सम टाइम, तो उसका टेररिस्ट ने थोड़ा फ़ायदा उठाते हुए लीड लिया। वो एक पर्टिकुलर जगह पे चले गए, जब बैठ गए, डीप मतलब बड़े बड़े नाले हैं उन इलाकों में, तो इतना आसान नहीं है। इवन अगर मैं बोल लूँ कि 1 by 1 स्क्वायर का एक इलाका पहाड़ और जंगल में किसी को सर्च करने को बोला जाए तो उसमें बहुत फौज लग जाती है, चाहे आप कितनी भी आप टेक्नोलॉजी भेज दीजिए उसमें, जब तक बूट्स ऑन ग्राउंड ही एक चीज़ है जो बदल सकता है। साहब, अमित साहब, जब ऐसे ऑपरेशंस के लिए आप लोग निकलते हैं, वो तो एक तो पता भी नहीं होता है कितने दिन के लिए निकल रहे हैं, घर में पता रहता है, घर में बता कर निकलते हैं? नहीं मैम, देखिए, जब हम किसी ऑपरेशन में जाते हैं तो हम किस रूप में जा रहे हैं और किस रूप में वापस आएंगे इसका कुछ पता नहीं होता। दूसरा, ऑपरेशन 3 बातों पे निर्भर करता है। अमित साहब, माइक थोड़ा पास कर लीजिए। एक तो खबर, ऑपरेशन की खबर, सबसे मायने है खबर, उसके बाद है सरप्राइज, उसके बाद है तेज़ी। तो खबर तो हमारे को मिल गई, लेकिन सरप्राइज रखना बहुत ही ज़रूरी है। जो टीम उस ऑपरेशन को लीड कर रही है, जो उसमें हिस्सा ले रही है, उसी को पता होता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। बाकी ट्रूप्स यूनिट जो हमारी सीओबी में होता है उसको भी नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। घर वालों को तो बहुत दूर की बात है, उसको भी नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं। अगर घर से लंबा ऑपरेशन चल गया, मतलब वो अब बिल्टअप एरिया में गया तो सिविलियन को बचाने के लिए, कोलेटरल डैमेज बचाने के लिए थोड़ा लंबा खिंच जाता है, जंगल में गया और लंबा खिंच जाता है। तो अगर घर वालों को कॉल भी आ जाता है कई बार, तो उनको बस इतना पता होता है कि मैं ड्यूटी पे हूँ, बिजी हूँ। इसके अलावा उनको कुछ नहीं पता होता। उनको बस अगर मैं जम्मू कश्मीर में हूँ तो उनको पर्टिकुलर जगह नहीं पता कि मैं अनंतनाग में हूँ, शोपिया में हूँ या पुलवामा में हूँ। उनको पता है जम्मू कश्मीर में है, बस इतना पता है उनको, ड्यूटी कर रहा है, बस बात खत्म। इससे ज़्यादा उनको पता नहीं होता। कर्नल लांबा, कैसे हमने ये अचीव किया ऑपरेशन सिंदूर में मिनिमम कैजुअलिटी के साथ इस ऑपरेशन के सक्सेस को, जबकि हमारे एडवर्सरी को भारी लॉसेस उठाना पड़ा? देखिए, जो भी एक मिलिट्री लीडर ऑपरेशंस को प्लान करता है किसी भी लेवल पे, 2 बुनियादी चीज़ें हमेशा दिमाग में होती हैं कि मुझे मिशन को 100% सक्सेस पे लेके जाना है और मुझे अपनी कैजुअलिटी, अपने जवानों की, अपने क्रिटिकल इक्विपमेंट की कैजुअलिटी कम से कम रखनी है। तो ये हमारी ट्रेनिंग का ही एक बेहद महत्वपूर्ण हिस्सा है। जैसे कि हम जिसे फोर्स प्रिजर्वेशन कहते हैं, तो हम अपनी बुनियादी मूव में, डिप्लॉयमेंट में, कहीं पे हम जिस भी तरह से ऑपरेट कर रहे हैं, एक दिमाग में ये जरूर रहता है कि मुझे अपनी फोर्स प्रिजर्वेशन कैसी है। तो हमारी जो कैजुअलिटी बिल्कुल मिनिमल हुई है, यह एक टेस्टिमनी है कि द ट्रेनिंग वाज गुड। ट्रेनिंग को सही तरीके से अमल में ला करके जो फोर्स प्रिजर्वेशन के बुनियादी तरीके हैं उनको बैक टू बेसिक्स अप्रोच लेकर यूज़ करके, डिटेक्शन से बच के, एनिमी की ड्रोन से डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं, जब एनिमी का फायर आ रहा है तो किस तरीके से उससे बचना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वी वर मच बेटर प्रिपेयर्ड एज फार एज दिस एस्पेक्ट इज़ कंसर्न, ताकि हम अपनी हानि कम से कम और दुश्मन की हानि ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएँ।
तो सतीश साहब, जब हम ये कहते हैं ना, जब देश के बड़े बड़े लोग ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी जारी है, अभी रोका गया है बस, लेकिन जो ग्राउंड पे एक सैनिक होता है, एक सोल्जर होता है, उसके लिए इसका क्या मतलब होता है? ऑपरेशन के लिए हमें हर समय तैयार रहना है और अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू रखना है। दुश्मन देश हमारे खिलाफ कभी भी नापाक हरकत कर सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि हमें अपने देश की सीमा पर लगातार निगरानी और सतर्कता की ज़रूरत है। मतलब हमेशा रेडी हैं हम लोग, चाहे कभी भी कोई भी चुनौती आए। मेजर युद्धवीर, इतने सालों में जो चेंजेस आए हैं, क्या ऑपरेशनली भी आपने बदलाव आते हुए देखा है? ऑन ग्राउंड चीज़ें बदली हैं बहुत? मैम, ऑपरेशनली बेसिकली 2 फैक्टर्स हैं जो थोड़ा डिसाइड करते हैं कि कैसे हम अपने काम के तरीके को बदलेंगे। एक होता है कि जिस तरीके का इक्विपमेंट, हथियार, वेपन सिस्टम हमें जो नया नया आता रहता है उस पे, और जो दुश्मन की नई नई तरीके होते हैं, तकनीक होती है कि कैसे अपना काम करें। तो जैसे जब से मैं 2016 में फ़ौज में आया था, तो तब से लेकर अब तक जो मैं पूछता रहा, मैं भी जब कश्मीर गया, मैंने देखा कि कहीं जैसे बुलेट प्रूफ शील्ड्स आने लग गई, व्हीकल्स आने लग गई हैं, नए नए वेपन सिस्टम आने लग गए, जिससे काफ़ी इंक्रीज एक्यूरेसी, इंक्रीज रिस्पॉन्स टाइम हमारी टीमों को मिलने लग गया है। सेम उसका जो दूसरा फैक्टर है, जो दुश्मन के या आतंकवादियों के जो काम करने का तरीका है, उसके हिसाब से भी हमने अपने ड्रिल्स में मॉडिफिकेशन लाई, जिसकी मैं अभी वो एग्जैक्टली जो टैक्टिक्स, टेक्निक्स, हमारी प्रोसीजर्स हमारे नए आए हैं, उसके बारे में मैं यहाँ तो मैं बात नहीं करना चाहूँगा। बट हाँ, ये 2 मेनली जनरली फैक्टर होते हैं जो डिसाइड करती है कि हम कैसे बदलाव अपने काम में लाते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है कि जो हमारे सोल्जर्स हैं वो खुद भी बहुत सारे नए टेक्निक्स पे काम करते हैं, बहुत सारी नई चीज़ें बनाते हैं, जो इनोवेटर्स होते हैं वो भी रहते हैं। अमित साहब, आपने बदलाव महसूस किया है? आप कब सेना में आए और तब से अब तक बदलता हुआ देखा है आपने? जी मैम, मैं तकरीबन मुझे 22 साल हो गए, 22 साल की नौकरी होगी मेरी। काफ़ी समय समय के हिसाब से बदलाव आ रहे हैं और हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। चाहे CICT हो, काउंटर इंजेंसी हो, काउंटर टेररिज्म हो। पहले क्या था, जब खबर आती थी तो कैसो लगता था, बड़ा कैसो होता था, पूरे गांव को खाली करते थे, पूरा गांव सीप होता था। लेकिन अभी टेक्निकल इनपुट आती है, स्पेसिफिक कैसो आता है, पिन पॉइंट खबर आती है। उसमें 2 चीज़ों का फ़ायदा होता है, एक तो टाइम की बचत हो जाती है, दूसरा सिविलियन को ज़्यादा परेशानी झेलनी नहीं पड़ती, क्योंकि जो खबर आई थोड़े 2-4 घर उसमें कोडर में आ जाते हैं और उनका ही सर्च शुरू हो जाता है। स्पेसिफिक कैसे हो गया। उसके बाद अभी इक्विपमेंट हमारे नई जनरेशन के आगे, ड्रोन आगे, और उसके बाद अपने जो वेपन हैं वो अच्छी एक्यूरेसी के हैं, लाइट वेट आगे, जितना इक्विपमेंट है, ब्लास्टिक हेलमेट है, अपना BPJ है, सब अच्छे इक्विपमेंट हमारे को, जैसे जैसे समय बदल रहा है वैसे वैसे हम अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं। मतलब उसका वजन भी घट रहा है? जी मैम। पहले बुलेट प्रूफ का वजन, पहले वो लोहे की प्लेटें होती थी मैम, अभी जो हैं वो प्लास्टिक प्लेटें हैं, बहुत हल्का है, 6 प्लेट आ गया वो, उसके लिए सुरक्षा भी उससे ज़्यादा है। प्लास्टिक हेलमेट आ गया, वो भी बहुत हल्का है। एक्यूरेसी के हथियार आगे, बहुत अच्छे हथियार आगे, लॉन्ग रेंज के हैं, एक्यूरेसी भी अच्छी है। नाइट विजन है, थर्मल इमेजर है, डे साइट, नाइट साइट इक्विपमेंट दिन पे दिन अपग्रेड होते जा रहे हैं। हम भी अपने आप को अपग्रेड करते जा रहे हैं। और चूंकि आप तो जिस रेजिमेंट को बिलोंग करते हैं वहाँ पर और ज़्यादा तेज़ी से उपकरण बदलते हैं। मतलब न केवल वो उपकरण हमारे पास आना, बल्कि उन उपकरणों पर हमारी ट्रेनिंग, ये बदलाव आपके भी हिसाब से मैं समझना चाहती हूँ, कैसे देख रहे हैं आप इसको? इस तरह से देखिए कि जो युद्ध का सामान है, युद्ध की जो टेक्निक्स हैं, इसमें बदलाव लगातार और निरंतर आ रहा है। आर्मी ने भी इसे एक परिवर्तन का दशक बताया है। तो उस हिसाब से बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ का फ्यूजन हमारी आर्म फोर्सेस में लगातार हो रहा है। जैसे ड्रोन्स क्या बहुत बड़े पैमाने पर हम इसे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ट्रेन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। सैटेलाइट इमेजरी, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, उस सैटेलाइट इमेजरी से एनालिसिस, ऑटोमेशन, यानी एक जगह से दूसरी जगह एनालिसिस को भेजना बहुत तीव्र गति से। उसके अलावा बहुत अचूक मारक क्षमता वाले वेपन्स जो लॉन्ग रेंज से दुश्मन को बहुत ही बारीकी से बिना किसी कोलैटरल डैमेज के हिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रो
मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को कंट्रोल करने वाले EW एलिमेंट्स, तो ये भारी मात्रा में एब्जॉर्प्शन हो रहा है आर्म फोर्सेस के अंदर। इसकी ट्रेनिंग निरंतर जारी है, डिफरेंट स्तर पे इनका एब्जॉर्प्शन लेवल है और एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और ये सब हमने बहुत ही एक प्रैक्टिकल तरीके से ऑप सिंदूर में इम्प्लीमेंट होते हुए उसको बहुत कारगर तरीके से ग्राउंड पे हमारे सामने आते हुए देखा। सो दिस इज़ रियली अ डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर आर्मी। ट्रांसफॉर्मेशन और जैसे भारतीय सेना कहती है स्वदेशीकरण, आधुनिकीकरण, ये सारी चीज़ें, मतलब मेक इन इंडिया भी हो रहा है, आप मॉडर्नाइज भी हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें हो रही हैं। और हम समझ सकते हैं कि मतलब संघर्ष की जैसी भी स्थिति रहे, ट्रेनिंग आपका केवल एक ये नहीं है कि नियम है तो करना ही है, वो ये चीज़ें तो अनिवार्य हो जाती हैं आपको टू बी इन स्टेप विद द वर्ल्ड। Being in step with the world and also being in step with your operational role. अब ट्रेनिंग को हम इस तरह से समझ सकते हैं कि मेरे पास ट्रेनिंग को चैनलाइज करने के दो मुख्य तरीके हैं कि मेरे पास जो इक्विपमेंट आ रहा है, जो नई टेक्नोलॉजीज़ जिनका आर्मी में इंडक्शन हो रहा है, मेरे सोल्जर्स उसको यूज़ करने के लिए बिल्कुल कारगर ट्रेंड हों, उसको इस्तेमाल करने में बहुत निपुण हों। दूसरा, जिस किसी भी यूनिट की हम बात करेंगे, उस यूनिट का एक स्पेसिफिक रोल है, उसको एक काम करना है, एक स्पेसिफिक काम करना है जंग के दौरान। तो उसको भी दिमाग में रखते हुए जो यूनिट का ट्रेनिंग शेड्यूल है वो ऐसे ही बनाया जाता है कि मेरा इक्विपमेंट एक्सप्लॉयटेशन बिल्कुल आला दर्जे का हो और मैं अपने ऑप रोल को कैसे बहुत ही अच्छे तरीके से अचीव कर सकता हूँ। विजय युद्धवीर, हमेशा इस चीज़ के बारे में बात होती है कि फॉर एवर रेडी, पर वो उसका ग्राउंड पर मायने क्या होता है? मैम अब फॉर एवर रेडी, फॉर एग्जांपल अब कोविड के टाइम हम की अगर मैं बात करूं मैम, तो आपका ऑपरेशन कोविड के टाइम? नहीं मैम, मेरा 22 में हुआ था, 22 बट मैं इतना बता सकता हूं कि मैं 21 में वैली गया था मैम। तो तब एंड 2021 का टाइम तब था जब शायद हमारे देश ने सबसे बुरा दौर देखा था कोविड का। अब उस वक्त के मैम 22 और 21 ये 2 साल थे जब इंडियन आर्मी की मैक्सिमम सक्सेस रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ ऑपरेशन एंड नंबर ऑफ जो टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करा गया है वैली में। 21 और 21 का डेटा देखेंगे तो इस दौरान बहुत ऑपरेशंस हुए हैं, काफ़ी सक्सेस मिला है हमारी फौज को वैली में मैम। पर ऑपरेशनली बदलाव करने पड़े थे उस समय? ऑपरेशनली मैम कुछ हद तक यस बदलाव करने पड़े थे, बट अब चाहे वो कोविड आए या कोई भी दौर आया उससे फ़र्क पड़ेगा नहीं। हमारा काम है देश की रक्षा करना और वो तो जारी रहेगा चाहे कुछ भी हो। चाहे हमारे देश में कहीं कोई ब्रिज टूट जाए, चाहे कहीं पर कुछ लोगों को रेस्क्यू करने की ज़रूरत हो जाए, चाहे कहीं पर दुश्मन की तरफ से कोई आक्रमण के प्रयास हो, कहीं पर आतंक हो, कोई भी चीज़ हो, मतलब बाढ़ से युद्ध तक अगर किसी को याद किया जाता है भगवान के बाद तो वो है भारतीय सेना। तालियों के साथ अभिवादन कीजिए, सबका अभिनंदन कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।